लास्ट क्लास में what we have studied is the relationship between linear quantities and angular quantities, जो आपने चैप्टर नंबर 4.5 सेशन में भी पढ़ा था कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है x से, और धनुष का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ओमेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ठीक है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट x से रिप्रेजेंट करोगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से रिप्रेजेंट करोगे। रुद्र, लीनियर वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? और am I audible? ठीक है। सो रुद्र, मेरा क्वेश्चन आपसे था कि लीनियर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर v। सो एंगुलर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे रुद्र? अनम्यूट करो। सर गिटार बज रहा है सर। तेरे ही बज रहे कि सबके बज रहे? तो रुद्र, तेरे नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, वो गिटार तूने ही ले रखा है उधर। कोई बात नहीं भाई, ध्रुवी हेल्प करेगी क्या मेरी? ध्रुवी, एंगुलर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? अभी आज धनुष्का ने कुछ यूज किया था। W। डब्ल्यू वर्ड नहीं बोलते, सॉरी सर। ओमेगा। ओमेगा। हाँ, डब्ल्यू अलग है, वो तो वो यस सर। वो तो धमाल में आया था, वो डब्ल्यू नहीं, अपना अपना डब्ल्यू ओमेगा होता है, इसको ओमेगा बोलते हैं फिजिक्स में। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज लीनियर वेलोसिटी। ओके हितांशी, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन? सर A। A, very good. And Mr. Parshva, what is the representation of angular acceleration? Alpha. Alpha, very good. जब आप सभी एंगुलर वाली चीजों को r से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनके बीच का रिलेशनशिप बन जाएगा। तो v is equals to r theta, sorry, v is equals to r omega, x is equals to r theta, a is equals to r alpha। ये आपके रिलेशनशिप होते हैं लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज के बीच में। प्रांजलि, देख तेरी बात सुन ली मैंने, इतना तो मैंने बता दिया, ये हमने डिस्कस किया था, एक्चुअली हमने डिराइव किया था, बट डेरिवेशन वाला पार्ट भी हम 4 चैप्टर में करके आ चुके हैं, और इसमें भी जो मैंने करवाया था उसका वीडियो अपलोड हो चुका होगा, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तनिषा एंड रुद्र दोनों के नेटवर्क का इश्यूज है, सेम घर में हो इसलिए। ठीक है। भव्य, आर्ची, पार्श्व, देवम, वीडियोस आपके। एंड आर्ची, व्हाई यू आर लेट? ड्यू टू कनेक्टिविटी इशू। अच्छा है ऑनलाइन में, ये अच्छा, ड्यू टू सर कनेक्टिविटी इश्यूज। नहीं सर, वो वाईफाई हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर ये कॉमन हो गया आजकल सर, ड्यू टू कनेक्टिविटी इश्यूज, ड्यू टू इंटरनेट इश्यूज। आज मैं क्लास में ही नहीं आ पाया, कुछ तो पूरी क्लास ही नहीं अटेंड करते इस चक्कर में। नहीं सर अगली बार से नहीं होगा। नहीं, कोई बात नहीं, मतलब ऐसा लगे कभी तो थोड़ा जल्दी मैं 10-15 मिनट्स पहले लिंक इसलिए डालता हूँ कि स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाओ, तुम्हें कुछ भी इश्यूज हो तो 10-15 मिनट में तुम्हारे रिजॉल्व हो जाए। देवम हाय। नहीं, मुंह से बोल के बताना पड़ेगा, तेरे साथ तो मुझे वो बैंड बैंड वालों के साथ करना पड़ता है, 1 2 3 माइक टेस्टिंग, ऐसा तू जब भी बोलता है मुझे सुनाई नहीं देता। चल रहा है क्या? ठीक है। देवम, राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं कर रहा तू?
होमवर्क कर रहा है तू? लास्ट वाला बाकी है अभी। अभी मैं दिवाली ब्रेक में बड़े परेशान करवाने वाला हूँ, इसलिए आपको कॉल आएंगे पहले से करने लग जाओ, नहीं तो पूरी दिवाली में हर दिन बिठवाने वाला हूँ। और मुझे आपके फादर ने तो स्ट्रिक्टली बोला था सर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करता है बिल्कुल भी, है बिल्कुल नहीं करता है। तो 10th की तरह मत लेना, और तू तो वैसे भी आईबी बोर्ड से डायरेक्ट गुजरात में गया है, तो गुजरात बोर्ड में राइटिंग प्रैक्टिस का जरूरी होता है। अच्छा, आप लोग जो पढ़ते हो वो अपनी एनसीईआरटी से रीड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कितने लोग रीड कर रहे हैं कि बस आए सुने प्रवचन सॉल्व किए क्वेश्चन निकलो, अब क्या फर्क पड़ता है? अनुष्का के अलावा किसी की शक्ल पे भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि हमने ट्राई भी किया एनसीईआरटी खोलना। करना चाहिए। देखो मैंने पिछली क्लास में भी आई थिंक आपको ये बोला होगा कि एक साथ नहीं पढ़ पाओगे एनसीईआरटी को, इतनी हैपनिंग बुक नहीं है कि नॉवेल की तरह खत्म हो जाएगी, बहुत बोरिंग है। तो अगर सेशन वाइज कंप्लीट करोगे कि आज हमारा 7.1 7.2 कंप्लीट हुआ, तो उतना पोर्शन एनसीईआरटी का रीड करके जितने सॉल्व एग्जांपल्स है उसके वो सॉल्व कर लिए, वो इजी पड़ेगा। 30 मिनट्स 45 मिनट्स के अंदर खत्म हो जाएगा। पूरी पढ़ने जाओगे 15-20 मिनट लगाओगे, 3 घंटा सो जाओगे, ऐसी बुक नहीं है वो। तो प्लीज थोड़ा सा पढ़ के रखो, एनसीईआरटी को साथ साथ में पैरेलल सॉल्व करो। अदरवाइज मेरा क्या पर्पस रहेगा गुजरात बोर्ड को अलग करने का? वो तो मैं साथ में भी पढ़ा सकता था, बट वो सब चीजें उनको सीबीएसई में के लिए नोट्स में बोलूंगा कि कवर अप हो जाते हैं। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन आप एनसीईआरटी सॉल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा नोट्स के, मतलब नोट्स में डाल रखे, बट कुछ रीडिंग जरूरी है एनसीईआरटी की, स्पेशली फॉर गुजरात बोर्ड स्टूडेंट। आपको एनसीईआरटी और आपके लिए फायदा है यार, बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है गुजरात बोर्ड में एनसीईआरटी, तो फिर क्यों पूरा रीड नहीं कर रहे हो एनसीईआरटी को? सीबीएसई में कोई जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी का डिट्टो आएगा, इधर उधर से भी उठा के पूछ लेते, उधर कोई ऐसा मतलब रूल नहीं है। आपके लिए तो बहुत हद तक एनसीईआरटी यूज होता है। आपको बेसिक है आपके लिए कि पहले एनसीईआरटी तो पढ़ के रखना ही। अब एक साथ में बोल रहा हूं नहीं पढ़ पाओगे तो नहीं पढ़ पाओगे, आपको सेशन वाइज ही टॉपिक वाइज खत्म करनी पड़ेगी अपनी एनसीईआरटी को। सभी के पास रिड्यूस सिलेबस है गुजरात बोर्ड का, जिसके पास ना हो मुझे बोल देना, मैं भेज दूंगा। मुझे व्हाट्सएप पे हाय अपना नाम लिख के भेज देना। रिड्यूस सिलेबस में कौन से क्वेश्चन आपको नहीं करने एनसीईआरटी के वो भी दिया हुआ है उसमें। तो बेटर है ना एनसीईआरटी खोल के लगा लेना, टिक नहीं करना है, बट करना स्टार्ट तो करो। कब करोगे? एक साथ नहीं हो पाएगा। अभी भी बोल रहा हूँ 11th में फंस जाओगे। और ये बकवास मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हर साल ये प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, हर साल। जो शुरू में सोचते हैं बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कुछ नहीं होता है, बाद में सिर्फ रोना ही निकलता है कि कुछ भी करके पास हो जाए, फिर 12th में देख लेंगे। ऐसा 12th में भी नहीं होता, 12th की स्टार्ट भी खराब होती है। तो प्लीज थोड़ी इज्जत रख लो हमारी, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको काम आ जाएगी, है ना विधि? विधि तो फ्रीज हो गई। विधि आर यू देयर? ना विधि ने तो बाय बाय बोल दी। ठीक है, अब आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है टॉर्क। टॉर्क बड़ा कॉमन टॉपिक है और इजी सा है, एक बेसिक फॉर्मूला होगा, उसके बारे में बात करेंगे। बट उसको स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूंगा कि भव्य, अगर इस पेन को मुझे इस लोकेशन से इस लोकेशन पे पहुंचाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी जो इसको यहां से यहां पहुंचा सकती है? इसका ट्रांसलेशनल मोशन करवा सकती है। यही था ना ट्रांसलेशनल मोशन, जब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे हमारा ऑब्जेक्ट चला जाता है, हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट इज इन ट्रांसलेशनल मोशन। तो इसके ट्रांसलेशनल मोशन के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल? भव्य। सोच सोच, बहुत टफ है, बहुत टफ है, इतना टफ कि तू सोच ही नहीं पाएगा।
अच्छा भव्य, Yes. सपोज कर तू तेरे घर पे, मतलब ये सरफेस पे जमीन पर हाँ. बैठ गया, कोई छोटा बच्चा है घर में, या कोई कजिन या कोई ऐसा कुछ सगा भाई है छोटा. है ना, छोटा है क्या? तूने उसको बोल दिया मैं तो नहीं हिलने वाला, और उसको तुझे घसीट के कहीं तो लेके जाना है, अब छोटा है, जान लगानी पड़ेगी, तो क्या करता है वो तुझ पे? अबे म्यूट करके बोलेगा तो कैसे सुनाई देगा? छोटे भाई को सुना रहा है तू। नहीं वो है ही नहीं, कोई घर पे है ही नहीं इसलिए. हाँ। सर धक्का मारेगा या फिर पैर खींच के ले जाएगा. क्या कर रहा है वो धक्का मार के? पुश या हाँ. पुल? पुश व्हाट और इज पुश और पुल, किसके टाइप होते हैं? फोर्स. तो बेसिकली अगर इस पेन को यहाँ पहुंचाना है तो फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा क्या? हाँ. और यही आंसर पूछ रहा था तुझसे मैं, इतना टफ। तो बेसिकली अगर आपको एक ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशनल मोशन करवाना है तो कौन सी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रांसलेशनल मोशन के लिए? फोर्स। ये याद रखना रहेगा आपको। फोर्स इज दैट एजेंसी जो कि किस में इन्वॉल्व होती है? ऑब्जेक्ट के ट्रांसलेशनल मोशन में। क्लियर है? इतना इजी है। एग्जैक्ट सेम काम अगर मैं आपसे बोलूं, अगर एक बॉडी का रोटेशनल मोशन करवाना है तो सिर्फ फोर्स लगाने से रोटेशनल मोशन परफॉर्म नहीं होता है। उसका भी रीजन मैं बताऊंगा। आपको लगता है सर मुझे, अगर आपको अपने घर का रूम का डोर खोलना है तो सर मैं फोर्स ही तो लगा रही हूं या फोर्स ही तो लगा रहा हूं, गेट खुल रहा है, कैसे आप बोल रहे हो फोर्स इन्वॉल्व नहीं होता? होता है, बट सिर्फ फोर्स लगाने से आपका डोर नहीं खुलता है। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल भी करवा दूंगा, सभी रूम में बैठे, ठीक है? तो बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट के रोटेशनल मोशन के लिए जो एजेंसी रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है टॉर्क। तो टॉर्क इज दैट एजेंसी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशनल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड फोर्स इज दैट एजेंसी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है? ट्रांसलेशनल मोशन जब ऑब्जेक्ट एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाता है, रोटेशनल मोशन अपनी ही जगह पे रोटेट कर रहा होता है। जैसे आपके ऊपर लगा हुआ आपका फैन अगर है तो, इन केस ना हो, एसी ही हो, बट फैन क्या है? फैन एक रोटेशनल मोशन का एग्जांपल है। विंडमिल्स, विंडमिल्स भी जो घूमते हैं वो भी एक रोटेशनल मोशन का एग्जांपल है। आपका जो डोर, विंडोज जो आप खोलते हो वो भी एक रोटेशनल मोशन का एग्जांपल है। और इन सभी को मूव कराने के लिए, ओपन या क्लोज करने के लिए कौन सी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल होती है? टार्क, टॉर्क। टॉर्क का रिप्रेजेंटेशन होता है टाउ। सुना है इससे पहले? इससे इसका रिप्रेजेंट करते हैं, ये ग्रीक लेटर है। तो टाउ इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टॉर्क, एंड मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। तो कैसे डिफाइन किया हमने टॉर्क को? टॉर्क इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से हमें टॉर्क मिलता है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। प्रणाली अगर हम क्रॉस हटा दे, देन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क? ए क्रॉस बी प्रणाली क्या होता है? ए बी ए क्रॉस बी इज ए बी, बस। ए बी साइन थीटा यस, ए बी साइन थीटा। तो आर क्रॉस एफ क्या होगा? आर एफ इतना ही पूछ रहा हूं, ये बहुत टफ तो नहीं जा रहा है ना कहीं पर?
आर एफ साइन थीटा, जब भी क्रॉस हटता है साइन आता है। जैसे आपको मैं बोलूं कि ए डॉट बी में डॉट हटा दो तो क्या आएगा, तो वो हो जाता है ए बी cos थीटा। इन द सिमिलर मैनर अगर क्रॉस हटाते हो तो साइन आ जाता है। इतना तो याद रखना मस्ट है, प्लीज ये नहीं भूलना है आप, ठीक है। सो आर क्रॉस एफ इज नथिंग बट आर एफ साइन थीटा। विधि, आई होप आप आ चुके हो। विधि, एम आई ऑडिबल? यस सर। कहाँ चले गई थी, बीच में तो फ्रीज हो गई थी, हिल भी सर नहीं वो रही। नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है। पक्का नेटवर्क का इशू था ना? हाँ सर। ओके ओके। सो विधि, व्हाट इज थीटा हियर? सर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स Which two vectors? आर एंड एफ। F। तो हमेशा जब भी आप इसको डिफाइन करो तो आपको बताना रहेगा ये किसके बीच का एंगल है। इट इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। मैथमेटिकली टॉर्क का फॉर्मूला क्लियर है? अब समझो मैं क्यों बोल रहा हूं कि फोर्स लगाने से सिर्फ गेट नहीं खुलता है। फोर्स इज वन ऑफ द फैक्टर, बट सिर्फ फोर्स लगाओगे नहीं खुलेगा। इसको क्या बोलते हो, ये वाला पार्ट या फिर ये वाला पार्ट? hinges. रिवर्ट। ये तो इंग्लिश में हो गया इंचेस। गुजराती में भी इसका अच्छा नाम था, मेरे को पिछली बार किसी ने सिखाया था। क्या होता है गुजराती में यार, तुम तो गुजरात, आप में से कुछ तो होंगे गुजराती यार। क्या बोलते हैं गुजराती में इसको? बड़ा फनी नेम लगा था मुझे तो किसी 2 साल पहले शायद किसी ने बताया था। बोल दे मीर, बता दे। नहीं पता सर। तो फिर हैंड रेस सर, करके क्यों था? शायद से- इसलिए हाँ? सर आपने किस चीज का पूछा? अरे भाई एक साथ मत बोलो, हर्ष बोलो तुम। सर आपने किस चीज का पूछा, ऐसा बोल रहा हूँ। गुजराती नेम फॉर हिंजेस। सर शायद से कड़ी बोलते हैं। कड़ी चेन को नहीं बोलते क्या? हाँ मतलब सब मिक्स होता है। ऐसे कैसे मिक्स होता है? नहीं पता। मिजागरा, बेबी सुनाओ ना सुनाओ, इट इज द गुजराती नेम फॉर, अरे होता है, मेरे को बताया किसी ने, सर्च मारना हिंजेस के लिए। अरे मारना हर्ष, नहीं अगर निकल गया तो 2 बार होमवर्क करवाऊंगा तुझसे मैं। इतना कॉन्फिडेंट ही ना सकना हो ही नहीं सकता। मैं गुजराती हूं, मैंने आज तक नहीं सुना, आप तो हो भी नहीं, किसी गुजराती नहीं बताया है। तो मिजागरा ऐसे बोलते हैं। तो बेसिकली हिंजेस, बट कोई मुझे ये बताएगा कि ये जो हैंडल होता है, ये वाला पार्ट, ये साला आउटर मोस्ट कॉर्नर पे ही क्यों लगा होता है? क्यों साला ये हैंडल यहाँ पे हिंजेस के बाजू में नहीं लगा होता? खोल तो सकते हैं ना। आपको अगर इस गेट को खोलना है तो आप इस तरीके से आपकी तरफ फोर्स लगाओगे, खुल जाता है। जितना हिंज के पास रखोगे उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। वाह, तो बेसिकली इसकी बात में बहुत गहराई है। देखो, जितना हिंजेस के पास रखोगे आप हैंडल को, उतना ज्यादा एफर्ट लगेंगे आपके। अब देखो इस पूरे पार्ट में किसी के दिमाग में स्लाइडिंग डोर आ रहा है तो निकाल देना। स्लाइडिंग डोर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो स्लाइडिंग डोर जिसके घर में हो वो घर चेंज कर लो, गेट चेंज कर लो, बट स्लाइडिंग डोर पे एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल किस पे होगा? नॉर्मल डोर्स पे, जिसको आप पुल या पुश करके खोलते हो, जिसमें आप हर बार पढ़ने के पहले सोचते हो पुश पुल सही कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। ऐसा होता है किसी के साथ? शॉप्स पे, शोरूम्स में जब पुश पुल लिखा रहता है तो गलती से पुश का पुल हो जाए तो बेइज्जती फील होती है, यार गलती कर दी सोचते वक्त। यार हर्ष तो डिसाइड कर ले कितने अकाउंट से एंट्री मार रहा है तू। 2 ही है क्या? 3-4 रिक्वेस्ट तो तेरा एंट्री की आ गई मुझे। ठीक है, अब ये सोचो, तीनों चीज के अपने ही इंपॉर्टेंस है टॉप में। अब समझो, मैंने ये वाला पार्ट जो है, हैंडल वाला पार्ट, वो एकदम आउटर मोस्ट कॉर्नर में लगाया हुआ है, बट मैं फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, इस डायरेक्शन में गेट खुलता है।
ये वाले हैंडल पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं। क्यों भाई, क्यों नहीं खोला? फोर्स तो लगाया मैंने। अगर डेफिनेशन है फोर्स लगाओ गेट खुलता है, तो मैंने इधर फोर्स लगा दी इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में लगा दिया, दोनों ही केस में खुल नहीं रहा है। लगा के देख लो घर का, आजू बाजू में किसी के तो दिख भी रहे हैं मेरे को, तो क्यों गेट नहीं खुला? फोर्स तो लगाया है आपने। क्वेश्चन समझ आ रहा है? दिमाग में हमारे क्या आता है, हम फोर्स लगाते गेट खुल जाता है। मैं बोल रहा हूं फोर्स लगाओ, जितना लगा रहे हो उससे भले ही ज्यादा लगाओ, बट अगर वो फोर्स का डायरेक्शन इधर हुआ या इधर हुआ, तो फिर आपका डोर क्यों नहीं ओपन हो रहा है? बोल दे मीर। मीर, क्योंकि सर डायरेक्शन रॉन्ग रॉन्ग डायरेक्शन है। बट ये तो तू उसको समझा भाई, तूने लेमन में बता दिया किसी थर्ड पर्सन के डायरेक्शन रॉन्ग है। फिजिक्स में के टर्म्स में समझा क्यों वो डोर नहीं खुला। तूने तो फोर्स लगाया, अगर सिर्फ फोर्स से ही खुलना होता तो खुल जाता। पर देख, इस पे मुझे फोर्स लगाना था, मैं ऐसा लगाऊं, मैं ऐसा लगाऊं, मैं ऐसा लगाऊं, इसका ट्रांसलेशनल मोशन तो हो ही रहा है, ये मूव तो कर ही रहा है कहीं ना कहीं। बट सेम फोर्स जब मैं इस पे लगाता हूं, दो डायरेक्शंस मैंने दिए आपको, एक टुवर्ड्स द हिंजेस, एक अवे फ्रॉम द हिंजेस, दोनों केस में आपका डोर नहीं खुला। व्हाई डज दिस हैपन? डोर खोलने के लिए ट्विस्टिंग मोशन चाहिए, ट्विस्टिंग मोशन चाहिए, ठीक है भाई, ट्विस्टिंग कर इसमें देंगे। आएगा नहीं। इसमें आएगा नहीं, पर ट्विस्टिंग में कुछ और भी चीज है, और कुछ तो बताओ। अच्छा चलो ठीक है, फोर्स कहां लग रही है ये तो आइडिया लग चुका है। हिंजेस से लेके फोर्स तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। अगर मैं इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा हूं, तो ये पॉइंट जो है, यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है वो क्या है? आर, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। अब मुझे ये बताओ, तुम्हें मैंने आर वेक्टर दे दिया, मैं अगर यहाँ पे डायग्राम बताने जाता, ट्राई करते हैं। यहाँ पे ये वाला पार्ट मेरा वो हिंजेस वाला पार्ट था, और हमारा हैंडल यहाँ पे लगा हुआ है। तो मैंने बोला आप हैंडल को इधर फोर्स लगाओ या इधर फोर्स लगाओ, दोनों ही केस में आपका डोर नहीं खुल रहा है। तो ऐसा क्यों? तो मैंने बोला जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हो उस पॉइंट का डिस्टेंस कुछ तो होगा पॉइंट ऑफ रोटेशन से। एक वेक्टर बना दिया मैंने, ये लेट से दिस इज द वेक्टर आर, और उसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो जब आपने फोर्स इधर लगाया, तो आपके आर और एफ के बीच में एंगल कितना बना? आर ये, एफ ये, कितना एंगल बन रहा है आर और एफ के बीच में? सर आपका स्क्रीन छोटा हो गया, कुछ दिख नहीं रहा है। ओके, वो देख लेते अपने। ओ यार, ये भी इशू है ना, सर दर्द है सब जगह। वेट करो, दिख रहा है क्या? ओके, ठीक है। सो पॉइंट ये था कि जब आप बाहर की तरफ फोर्स लगाते हो, तो आपका आर वेक्टर, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन, इनके बीच में एंगल कितना बनता है? 0 डिग्री। और जब 0 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये साइन 0 क्या होता है? 0। ये पता है आपको, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। दैट्स वाई आपका टॉर्क हो जाता है 0, और वो गेट खुल नहीं पाता है। बट अगर आप फोर्स अंदर की तरफ भी लगाओ, तो थीटा बन जाएगा 180 डिग्री, 0। और साइन 180 का वैल्यू भी 0 ही होता है। इस वजह से टॉर्क 0 होता है। मतलब जब तक टॉर्क नहीं लग रहा है, तब तक वो गेट आपका खुल नहीं रहा है। फोर्स तो आप लगा रहे हो,
बट वो फोर्स ने आर वेक्टर के साथ कैसा एंगल बना रखा है, 0 या 180 डिग्री। इमेजिन कर पाए हो वो वाला चीज? नहीं तो अभी अपने जाओ पीछे डोर जो लगा है और उसको जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे खोलने का ट्राई करो, अपने आप आइडिया लग जाएगा। बट जब आप इस तरीके से ओपन करते हो डोर को अपनी तरफ, ये मेरी तरफ जो मैं खींच रहा हूं, वैसे जब आप खींचते हो तो फोर्स और आर वेक्टर के बीच में कितना एंगल बनता है तब? 90 डिग्री। वेरी गुड, 90 डिग्री। उस केस में साइन 90 कितना हो जाता है? 1। और जब साइन 90 1 होता है तो टॉर्क कैसा हो जाता है? मैक्सिमम, विच इज आर एंड एफ। इस वजह से आपको जब आप परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हो डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन से, तो इजी होता है किसी भी डोर को खोलना। बट अगर आपने वही फोर्स पैरेलल या एंटी पैरेलल लगाया होता आर वेक्टर से, तो आप कभी नहीं खोल पाते, कितना ही फोर्स लगा लो। ठीक है, तो फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है? व्हेन आर एंड एफ, सॉरी, टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है? व्हेन आर एफ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 90 मिनिमम, degrees. yes, when parallel to each other, parallel या anti parallel, torque would be 0। ठीक है, ये वाला पार्ट। तो सिर्फ आपको टॉर्क का डेफिनेशन जो याद रखना है और फॉर्मूला, टॉर्क क्या है? इट इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ वेक्टर, जिसको हम कैसे लिखेंगे? आर एफ साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ वेक्टर। आर क्या है इसमें? वो डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन जिस पर आप फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क, ऐसा यूनिट क्या होगी टॉर्क की? फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। आर का क्या होगा? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। मीटर। और साइन थीटा, एंगल का कोई यूनिट नहीं होता, एंगल इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। यहां पर साइन थीटा, बेसिकली साइन थीटा इज अ यूनिटलेस, तो न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, ट्रिग्नोमेट्रिक, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सब यूनिटलेस है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क, बहुत जगह यूज होगा। और ये ऐसा नहीं है कि 11th स्टैंडर्ड में खत्म हो जाएगा, 12th में आपको इलेक्ट्रिसिटी में भी ये सब आने वाला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। तो टॉर्क वहां पर भी आएगा, तो बेसिक कंसेप्ट याद रखिएगा टॉर्क का, इट इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ वेक्टर। अच्छा ये बताओ, क्या आर क्रॉस एफ को एफ क्रॉस आर लिखा जा सकता है? मेरी आवाज No, sir. सर आपका स्क्रीन ब्लैक हो गया। तो आर्ची देख, मेरे भी कनेक्टिविटी इश्यूज है। मैं ऑडिबल? ठीक है, पॉइंट नंबर 3 रीड कीजिए, 3 and 4 ऑफ द नोट्स। कोई चीज अगर नहीं पता लगती है तो पूछो उसमें से।
लाउड ही रीड कर दो। विश्वा पॉइंट 3 को लाउड रीड करो। But omega into OC equals to 0 as omega is along OC, hence omega into R equals to omega into CP. कहां पर है तू, कहां पर है? सर आपने कौन सा वाला कहा? पॉइंट नंबर 3 मतलब सेकंड का थर्ड पॉइंट नहीं, थर्ड पॉइंट टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है। अच्छा. To open a door, we apply a force on its handle. The door turns on its hinges. The larger the force, the more is its turning effect. Also, we observe that it is easier to open a door by applying a force near the end that near the hinge. This turning effect of force is called moment of force or torque. It directly depends on two factors: magnitude of force, second, the perpendicular distance of the line of action of force from the axis of rotation. It is called lever arm or moment arm. वो तो नाम है। इसमें किसी को कोई डाउट है किसी सेंटेंस किसी वर्ड में तो पूछ सकते हो। जहां पर भी ऐसा लगे सर ये वाला पार्ट बताओ। बेसिकली टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नथिंग बट टॉर्क। ठीक है, फिर नीचे टॉर्क वाला पॉइंट दिया है, फॉर्मूला दिया हुआ है, वो पढ़ा आप लोगों ने। ठीक है, इसमें और खास कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला था। तो अभी तक हमने, अगर मैं एनालॉजी की बात करता तो हमने कितनी एनालॉजिकल टर्म पढ़ी? जो काम ट्रांसलेशनल मोशन में एक्स किया करता है विच इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वही काम रोटेशनल मोशन में कौन करता है? थीटा। यही होता है, एक होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एक होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो काम ट्रांसलेशनल मोशन में करता है वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, वही काम रोटेशनल मोशन में कौन किया करता है? ओमेगा। ओमेगा। देखो, इस चैप्टर को समझने का सबसे बेटर तरीका होता है एनालॉजी। जो काम आपने वहां पे सीखा हुआ 9 से पढ़ते आ रहे हो, उसी के लिए कोई स्पेसिफिक टर्म हो ये रोटेशनल मोशन में एग्जैक्ट सेम काम करने के लिए। तो अगर v की जगह ओमेगा आया तो जो काम लीनियर एक्सेलरेशन करता है ट्रांसलेशनल मोशन में, रोटेशनल मोशन में वही काम कौन करता है? अल्फा। 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 अब एक और क्वांटिटी ऐड हो गई है, जो काम ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स किया करता है वही काम रोटेशनल मोशन में कौन करता है? टॉर्क। अब जो काम ट्रांसलेशनल मोशन में पी किया करता था, पी कौन है? मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम। वही काम रोटेशनल मोशन में कौन करता होगा? एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम। मतलब आ रहा है ना, पढ़े बिना भी वर्ड तो आ ही जाता। लीनियर का एंगुलर बनाना, उसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे एल से, एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट आपका वही टॉपिक है, एंगुलर टॉपिक नहीं है, फॉर्मूला ही जानना है। एंड एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर क्रॉस पी वेक्टर। आर और पी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। पी इसमें क्या? लीनियर मोमेंटम, आर वही डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। ये हो जाता है आर पी साइन थीटा। थीटा। अच्छा, अगर थीटा 90 डिग्री हो तो एल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आर पी। अगर थीटा 90 डिग्री होता तो साइन 90 हो जाता है 1 1 हो जाता है तो आरपी। हाँ, और पी का फॉर्मूला क्या होता है लीनियर मोमेंटम का? एमवी। एमवी। तो इससे पहले देखा है एंगुलर मोमेंटम का ये फॉर्मूला एमवीआर? कहां पे देखा था? चैप्टर नंबर 2 में। जब आपको डायमेंशंस निकालने होते थे तो क्वेश्चन में ही फॉर्मूला दे दिया जाता था एंगुलर मोमेंट, यूज एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एमवीआर। 2.2 सेशन, नहीं सॉरी 2.1 सेशन देखोगे तो मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह यूज हो जाएगा फ्यूचर में भी आपको एमवीआर। और याद करो, अभी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। चलो वो ट्रिक पे बाद में चलेंगे, अभी और कंफ्यूजन क्रिएट ना करते हैं। आर क्रॉस पी। यस मीर। हेलो सर। यस मीर। सर मेरा डाउट है कि सर यहाँ पे मतलब सर ए बी
कॉस थीटा क्यों नहीं अप्लाई हुआ, वो क्रॉस प्रोडक्ट क्यों आया सर? वेट वेट वेट, नो मीर, ये फॉर्मूला है, इसके पीछे का जो मैथ्स है वो तुझे मैं अलग से बताऊंगा। जैसे टॉर्क में क्यों कॉस थीटा नहीं आया, साइन थीटा आया, इसमें ऐसा होता है। देख, सपोज कर ये एक हैंडल है या एक रॉड है जिसका ये पॉइंट फिक्स है, या इस पॉइंट को फिक्स ना करके हम कोई और पॉइंट फिक्स कर देते हैं। लेट्स से इसका ये वाला पॉइंट फिक्स है। अगर मैंने फोर्स यहाँ पे ये वाला लगाया F, तो दिस इज फोर्स। क्या ये रॉड मूव करेगी? अगर इसका सेंटर पॉइंट फिक्स है और मैं उसी पॉइंट पर फोर्स लगाऊं तो क्या ये रोटेट करेगी? नो सर। यस बोला या नो? नो सर। नो। क्यों क्यों रोटेट नहीं करेगी? सर वो सेंटर पे लगाया ना सर फोर्स, क्योंकि आपने डायरेक्टली इंजेस पे फोर्स लगाया। गेट खुला था क्या? नहीं खुलता। तो जिस पॉइंट से वो फिक्स है, अगर उसी पॉइंट पे फोर्स लगाओगे वो रोटेट नहीं करेगी। बट अगर यहाँ पे लगाया होता तो फोर्स तो रोटेट करती। यस सर। क्योंकि अब लगाए हुए फोर्स का डिस्टेंस फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ रोटेशन कुछ तो है। तो टॉर्क के केस में हमेशा फोर्स जो लिया जाता है वो परपेंडिकुलर फोर्स लिया जाता है। अब फ्यूचर में अगर तूने यही फोर्स एक रैंडम एंगल पे लगाया होता, लेट्स से इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है पर परपेंडिकुलर नहीं, एक रैंडम एंगल पे लग रहा है, तो फिर क्या इसके दो कंपोनेंट्स हो जाते हैं? यस सर। तो क्या ये वाला कंपोनेंट कभी भी इस रॉड को घुमा सकता है फोर्स का? नो सर। ये नहीं घुमा सकता। ये कॉस कंपोनेंट होता है। और ये वाला कंपोनेंट कौन सा होता है? साइन कंपोनेंट। तो साइन कंपोनेंट क्योंकि परपेंडिकुलर होता है इसलिए वो रोटेट करवा सकता है रॉड को। कॉस कंपोनेंट पैरेलल हो जाता है इसलिए वो रोटेट नहीं करवा सकता रॉड को। इसलिए हमेशा साइन कंपोनेंट्स कंसीडर किए जाते हैं। सेम लॉजिक ही एंगुलर मोमेंटम में भी होता है। मैं डायग्राम में ज्यादा अच्छे से नहीं बता पाया, इधर इसका 3D डायग्राम अच्छा होता है, पर 2D में ये याद रखना कि हमेशा जो टॉर्क होता है वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी फोर्सेस होता है। अभी थोड़ी देर में आएगा वो भी। तो ये परपेंडिकुलर वाला पार्ट जो होता है फोर्स का वो हमेशा साइन कंपोनेंट होता है, इसलिए साइन लिया जाता है। बट मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली फॉर्मूला दिया है। आपको सब कुछ याद नहीं रखना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। आपको क्या याद रखना है? टॉर्क इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड, कहा गया इधर तो है ही नहीं, आर एंड एफ वेक्टर। दिस इज व्हाट वी कॉल टॉर्क। एंड सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड पी वेक्टर। क्लियर सर। अच्छा, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल, अच्छा उससे पहले व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम? निकाल के बताएगा कोई? क्या होती है एसआई यूनिट? केवशा? kg meter square per second. केजी मीटर पर सेकेंड, ये तो वेलोसिटी का हो गया, और मीटर रेडियस का, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आपका हो जाता है ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। अपने नोट्स में क्वेश्चन नंबर 15 पे जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ योर नोट्स सॉल्व कर सकते हो? प्रांजलि, रीड क्वेश्चन नंबर 15. Determine the angular momentum of a car of mass 1500 kgs in a circular track of radius 15 meter with a speed of 40 meter per second. मास दिया है, रेडियस दिया है और स्पीड दिया है।
निकल सकता है एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू mvr। एक क्वेश्चन कंप्लीट, 2 क्वेश्चन है पूरे शीट में, एक कंप्लीट। देख लो भाई, तुम्हारा आंसर नोट्स का आंसर मैच कर रहा है। सिर्फ मल्टीप्लाई करना है ना? सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, बट देख लो भाई, हो सकता है नोट्स में आंसर रॉन्ग दिया, चेक तुम्हें करना पड़ेगा। आया आंसर? पॉइंट नंबर 5 नोट्स का अच्छे से रीड कर लो, साथ साथ में करते जाओ, आपका काम खत्म होते जाए। एनसीईआरटी भी रीड करनी है, पर नोट्स का भी पार्ट पॉइंट नंबर 5 रीड कर लो। फिर मैं आपको बताता हूँ न्यूटन सेकेंड लॉ इन रोटेशनल मोशन, और उसके पहले ट्रांसलेशनल मोशन का पूछूंगा। ज्यादा कुछ है नहीं इस सेशन में, इजी सा सेशन है और लिमिटेड चीज इंपॉर्टेंट है। सर यस। सर आंसर आ गया। अरे तेरा लैग चल रहा है क्या? सब लोग रीड करने आ गए, तेरा आंसर अब आया। सर लैग हो रहा है थोड़ा। ठीक है बाबू, तो एक्सप्लोरर यूज करता है ना? कोई डाउट है किसी को? इजी। ऑलराइट, व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ स्टेटमेंट? कोई बताना चाहेगा? जस्ट रेज हैंड, बाकी मैं तो पूछ ही लूंगा। हितांशी? Sir, it is the rate of change of momentum which is proportional to applied force in the direction of force. एक दो वर्ड्स बीच में खा गई, बट मेन वाली चीज बोल दी। वो इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या था लास्ट में जो तू बोली? जिसकी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड हुआ है वो डायरेक्शन। उसी डायरेक्शन में और क्या होगा? आप ऐसा कर वापस बोल, स्टेट्स न्यूटन सेकंड लॉ। The rate of change of momentum of an object is proportional to the applied force in the direction. Momentum in the force होगा। The direction of change in momentum is in the direction of applied force. वेरी गुड, वेरी गुड, याद है वो, अच्छी बात है। स्टूडेंट्स को जनरली याद नहीं रहता, और याद रहता भी है तो न्यूटन सेकंड लॉ का फाइनल स्टेटमेंट याद रहता है, F = ma ma, वो तो याद रह जाता है सबको, बट स्टेटमेंट इन जनरल याद नहीं रहता किसी को कि यहां से डिराइव हुआ था। तो अभी ताजा ताजा पढ़ा है तो अच्छी बात है, आपको याद है
the rate of change of linear momentum of an object, that means del p by del t और dp by dt. अब तो आप इतने बड़े हो चुके हो कि del p by del t या dp by dt में डिफरेंस समझ सको। चैप्टर 3 से एक ही चीज होती है डेल्टा p by डेल्टा t, और बहुत छोटा कर दिया जाए टाइम इंटरवल तो वही dp by dt में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, एंड the change in the direction of change in momentum is in the direction of applied force। ये था। अच्छा, ये F is directly proportional to dp by dt, और जो proportionality साइन हटाने पर कांस्टेंट आता है उस कांस्टेंट का वैल्यू 1 ही होता है, तो फॉर्मूला ये बनता है dp by dt। मुझे ये बताओ, डिराइव नहीं करना चाहता मैं, सिर्फ एनालॉजी से ही अगर रोटेशनल मोशन में इसको लिखना चाहूं तो आर्ची रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह क्या यूज किया जाता है? टॉर्क। तो मतलब F की जगह यहाँ पे टा हो जाएगा। यस। और P की जगह क्या आना चाहिए? MVR, मतलब एंगुलर मोमेंटम, सॉरी, विच इज L। यस, L। तो ये आ गया, खत्म। This is Newton's second law in rotational motion। कोई इसको स्टेट कर सकता है? जैसे ये इसका स्टेटमेंट था, ये स्टेट हो सकता है? मीर ट्राई करना है क्या? द रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसमें क्या था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड ऑल द चेंजेस टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। यस कशिश। Sir, the rate of change of angular momentum of a particle is equals to the torque. The rate of change of angular momentum of an object is directly proportional to the applied torque and all the changes takes place in the direction of applied torque। मतलब सिर्फ स्टेटमेंट में फोर्स की जगह टॉर्क, लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा और कोई चेंजेस नहीं। अब इसी को मैं डिराइव भी करके दिखाता हूं आपको ये आया कैसे। बट मैं आपको यहाँ क्या बताना चाहता था, इस पर्टिकुलरली इस चैप्टर में कोई भी फॉर्मूला आपको डिराइव करने के फाइनल एक्सप्रेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आपका ट्रांसलेशनल मोशन वाला पार्ट क्लियर है, मतलब चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 3, 4, 5 मोस्टली वो 3 चैप्टर, तो आप कोई भी फॉर्मूला रोटेशनल मोशन के लिए बना सकते हो, सिर्फ एनालॉजी को ध्यान में रख के। ठीक है, अभी तक इतनी एनालॉजिकल टर्म्स हमने पढ़ी है। ये वाली स्क्रीन छोटी पड़ रही ना, चलो डिराइव करें। चलो आप हेल्प करिएगा मेरे डिराइव करने में। सबसे पहले हमने आज एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला पढ़ा, विच इज नथिंग बट R क्रॉस P। L इज equals to L vector is equals to R vector क्रॉस P vector। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। सो डिफरेंशिएट, साथ में करते जाओ, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करूं तो कश्वी नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा? dl upon dt। dl by dt, वेरी गुड, इज इक्वल्स टू dr d by dt, और इसको एक बार के लिए एज इट इज ही लिख दूं, R क्रॉस P। किसी को इस स्टेप में डाउट? नहीं? ओके अच्छा, यहां पर अब आपको एक रूल याद रखना रहेगा, प्रोडक्ट रूल। देखो अभी तक डिफरेंशिएशन में आपने क्या सीखा कि जो भी कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकाल दो, तो बची हुई चीज का डिफरेंशिएशन कर देते थे।
बट अगर बाहर निकालने लायक हो ही ना, आर भी कांस्टेंट नहीं है, पी भी कांस्टेंट नहीं है, दोनों वेरी कर सकते हैं, तो उस केस में लगाया जाता है प्रोडक्ट रूल। बड़ा इजी होता है प्रोडक्ट रूल। क्या होता है वो समझो। किसी को पता है प्रोडक्ट रूल? कॉम्पिटिटिव में कुछ तो पढ़ा ही होगा यार। यश बता दे, तू ही बता दे। Sir, according to product rule, differentiation of R into P is equal to R into differentiation of P plus P into differentiation of R. ये वेरी गुड। बेसिकली उसने बोला क्या वो समझो। एक का डिफरेंशिएशन करो, दूसरे को एज इट इज रखो, और दूसरे का फिर डिफरेंशिएशन करो, पहले वाले को एज इट इज रखो। देखो अप्लाई कैसे करते हैं। डी आर बाई डी टी, पहले क्या आया था? आर आया था, तो मैंने आर का डिफरेंशिएशन कर दिया क्रॉस पी वेक्टर। पी वेक्टर को छेड़ा भी नहीं, एज इट इज रखा। प्लस अब आर वेक्टर को एज इट इज रखो और पी का डिफरेंशिएशन कर दो। दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोडक्ट रूल। एक का डिफरेंशिएशन करो, दूसरे को एज इट इज रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, पहले को एज इट इज रखो। कोई डाउट इसमें? क्या किया मैंने? पक्का? पार्श्व देवम प्रणाली विधि। अब ध्यान रखना एक चीज, बीच में एक नजर मत भटकाना, मैं कुछ पूछ लूंगा आपसे बीच में इधर। इनमें से कौन सा क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होने वाला है एंड वाई? मैंने आपको यहां पर दो क्रॉस प्रोडक्ट दिए हैं, तो इनमें से कौन सा क्रॉस प्रोडक्ट, ये और ये दो पेयर बन रहे हैं, इनमें से किसके क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर जीरो आएगा एंड वाई? नोट्स आपके हाथ में है, वहां से भी आप समझ सकते हो। सिर्फ आपको अपना बेसिक नॉलेज अभी तक का पढ़ा हुआ निकालना। R is nothing but position vector. P is nothing but linear momentum. सोचो, इजी है। प्रोडक्ट रूल का जनरल फॉर्मूला लिखना है तो लिख सकते हो। ये डैश मैथ्स में डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब मैं d बाय dt लिखता हूं ना, तो उसको हटा के मैं सिर्फ डैश भी लगा सकता हूं। ऐसा डिफरेंशिएशन का सिर्फ आपको रिप्रेजेंटेशन याद रखना है। अगर बायोलॉजी वाले हो तो ज्यादा सर मत खपाना, सिर्फ याद रखना दिस इज डिफरेंशिएशन का सिंबल। अब मैंने बोला कि एक का डिफरेंशिएशन करो तो u डैश v प्लस v डैश u। एक का डिफरेंशिएशन किया, दूसरे को एज इट इज रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन किया, पहले को एज इट इज रखा। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर प्रोडक्ट रूल, जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। डैश इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो u पहले वाले का डिफरेंशिएशन करो, दूसरे वाले को एज इट इज रखो, प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करो, पहले वाले को एज इट इज रखो। कोई किसी को क्लिक हुआ कौन सा क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए एंड व्हाई? बहुत टफ नहीं है अनुष्का। dr विधि, upon dt. रुको तो विधि बताओ। विधि Sir, अरे d by dt of R into P. अच्छा ऐसा करो, सबने हैंड रेज किया हुआ है, सबको इन्वॉल्व करते। पहले वाले, अच्छा दूसरे वाले का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा ऐसा कौन कौन बोलता है? जस्ट गिव मी थम्स अप, रादर रेज हैंड। थम्स अप दो, अपना जो हैंड रेज है उसको लोअर कर लो। इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन जीरो होगा ऐसा कौन कौन बोलता है? जस्ट गिव मी थम्स अप वर्चुअल। मिहिर का थम्स अप आया है मुझे, धनुष्का का आया है। मिहिर एंड धनुष्का, इस वाले पार्ट का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो क्यों लगता है आपको? Sir, because when we expel further, it will be v into mv. So multiplying cross product of v two times will equal is parallel, so it will be 0. वो इधर कैसे पॉसिबल है जो आप बोल रहे हो?
जो तू बोल रही है वो कहीं ना कहीं सही है, बट इधर कैसे पॉसिबल है? ये तो पोजीशन है और यहाँ पे लीनियर मोमेंटम है। चल धनुष्का का मैंने सुना, मिहिर को क्यों लगता है कि ये भाई ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट 0 है? सर 50% चांसेस है। 50% तो सही होना ही था, एक गलत एक सही होगा। बोल दे मिहिर। सर आगे डिफरेंशिएशन नहीं होगा इसलिए। ऐसा तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो 0 कर दो, तुक्के मार रहा है। अच्छा मतलब बाकी सब जो बच गए हैं, देखो नोटा वाला सिस्टम नहीं चलता है कि सर हम तो कहीं भी नहीं होने वाले। जो बच गए वो सब क्या इसको 0 बोलते हैं? विश्वा क्यों पालड़ी ब्रांच, दो विश्वा हो गई है। तो विश्वा आपको क्यों लगता है इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा? सर वो जो धनुष्का ने बोला ना वो इधर होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ आर बाय dt। देख धनुष्का, ये है dr/dt। पोजीशन वेक्टर का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा। क्रॉस ये मास इनटू वेलोसिटी, जैसे इस p वेक्टर l वेक्टर की p वेक्टर की बात करता हूं तो p वेक्टर क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर, यही होता है लीनियर मोमेंटम। तो यहां पर ये हो जाएगा m v वेक्टर, m तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो ये v क्रॉस v हो जाएगा। ये एज इट इज, ये एज इट इज। अब v क्रॉस v, a क्रॉस a, आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप, उन सभी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता था? 0। तो इसका हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहेगा? 0, क्योंकि v और v के बीच में एंगल 0 बन रहा है, साइन 0 इज 0। इसमें किसी को डाउट है अभी भी क्यों क्रॉस प्रोडक्ट 0 हुआ? कश्मी का शक्ल देख के मुझे नहीं लग रहा कश्मी को आइडिया लगा क्यों क्रॉस प्रोडक्ट 0 हुआ है। कश्मी क्या डाउट है वो बता दे। कश्मीरी यस सर। क्यों इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हुआ है वो आइडिया ना लगाओ तो पूछ ले। नो सर, नो डाउट। पक्का? रुद्र को क्लियर है क्या? यस। और रुद्र, तनिषा तो बेचारी कनेक्ट ही नहीं कर पा रही ऑडियो बार बार। ठीक है, नाउ व्हाट इज डीपी वेक्टर बाय डीटी वेक्टर? ये क्या होता है? यस हर्ष, यस वेरी गुड क्योशा। फोर्स फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, डीपी बाय डीटी क्या होता है? फोर्स। तो मैं क्या इधर लिख सकता हूं? आर क्रॉस एफ इज इक्वल्स टू डीएल बाय डीटी। और व्हाट इज आर क्रॉस एफ? आज ही पढ़ा, आर क्रॉस एफ किसका था? टॉर्क। टॉर्क, वेरी गुड। तो यहाँ पे डीएल बाय डीटी क्या आ गया? डीएल बाय डीटी इज इक्वल्स टू टाउ वेक्टर। हो गया प्रूफ जो प्रूफ करने गए थे, इजी। तो उन्होंने इस डेरिवेशन का हेडिंग क्या लिखा है? रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क ब्रैकेट में लिख लेना न्यूटन सेकेंड लॉ इन रोटेशनल मोशन, नोट्स में। न्यूटन सेकेंड लॉ इन रोटेशनल मोशन, पूरा डेरिवेशन नोट से देख लो, कोई डाउट निकल रहा है तो पूछ लो। और यही एग्जैक्ट चीज एनसीईआरटी में अगर अलग ढंग से दी हुई है तो एक बार आपका देखना बनता है। अगर आपको कोई डाउट है तो वो पूछना भी चाहिए आपको। वैसे तो चांसेस नहीं होते, बट हाँ इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप साथ साथ में एनसीईआरटी रीड करो अगर स्कोर करना है तो। बाकी अगर नहीं चाहते हो स्कोर करना, चलेगा। क्लियर है क्या? चलो एक और न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 14 खत्म कर दो। इसके लिए तो ये सेशन पढ़ने की जरूरत सिर्फ आगे फर्स्ट पेज की थी।
भव्य, रीड क्वेश्चन नंबर 14. Yes, sir. Find the torque of the force 7i cap plus 3j cap minus 5k cap about the origin. The force vector acts on a particle whose position vector is i cap minus j cap plus k cap. एक वेक्टर फोर्स का दिया है, एक वेक्टर पोजीशन का दिया हुआ है, मतलब इसको मैं आर वेक्टर मान लेता हूं, विच इज नथिंग बट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप. फाइंड द टॉर्क. नाउ टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ. क्या इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हो? सेशन 2 में बहुत प्रैक्टिस की है क्रॉस प्रोडक्ट की. पहले आता है आई कैप, फिर आता है जे कैप, फिर आता है के कैप. अब आगे तो आपको याद आ ही गया होगा. निकाल के बताओ आंसर मैच करता है क्या आपका? गुड पाश. धनुष्का का भी डन. कशिश को क्लियर है सब? गुड. किसी को सिर्फ अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी पर से बेस्ड ये याद है कि न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ने के बाद चैप्टर 5 में आपने कौन सा मेन टॉपिक पढ़ा था? जस्ट उसके बाद बिना देखे. ऐसा होता है ना, बहुत बार चैप्टर पढ़ लिया होता है तो पेजेस याद हो जाते, शक्ल याद हो जाती, कहां पर क्या था टॉप पे साइड में. किसी को याद है क्या कौन सा टॉपिक हमने पढ़ा था उस वक्त? हाँ भाई मीर. मतलब सर उसके मतलब 5.2 सेशन के बाद सर मतलब न्यूटन सेकंड लॉ खत्म होते से ही. वेरी गुड यश. कौन सा दूसरा टॉपिक था जो हमने स्टार्ट किया था? फ्रिक्शन. फ्रिक्शन तो यार आगे था. बोल कशिश. यश ने तो सही आंसर लिख दिया. सर इक्विलिब्रियम वाला कुछ टॉपिक था, सेशन का पूरा नाम, लेकिन इक्विलिब्रियम वो 5.3 हो गया था कशिश. सर लिफ्ट वाला. लिफ्ट वाला इससे पहले का पार्ट था आई थिंक. सर फोर्स पढ़ा था सर. यार मुझे ही आवाज नहीं सुनाई दे रही कि सबके साथ ऐसा है. ओके ऐसा ही है. प्रांजलि को याद है क्या? नहीं ऐसा ट्राई नहीं करना सर, याद ही नहीं, छोड़ो ना. इम्पल्स. इम्पल्स फर्स्ट सेशन का टॉपिक था, मतलब वो पहले पढ़ लिया था. सब टॉपिक के नाम आ गए, एक ही बच गया बीच में गई, जिसका डेरिवेशन भी किया था. यस कश्वी. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं पढ़ा था ऐसा?
स्टेटमेंट पढ़ा था, एक डेरिवेशन किया था, m1 v1 plus m2 v2 is equals to m1 u1 plus m2 u2। मुझे तो ऐसा याद है, ऐसा कुछ पढ़ा था, डिराइव भी किया था। और आपके सिलेबस में साला स्कूल में आने वाला भी उसी टॉपिक से, इससे पहले का तो सब कुछ साला इस साल के सिलेबस से ऑलमोस्ट थ्योरी वाला पार्ट निकाल दिया है। सिर्फ पढ़ना है, समझना है, पूछा नहीं जाएगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इनकी कोई स्टेटमेंट ये सब तो नहीं पूछे जाएंगे, बट पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उसको पढ़े बिना आगे नहीं बढ़ते। पता नहीं क्यों नहीं करते, पता नहीं। ठीक है, अब उधर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, तो इधर क्या पढ़ने वाले हैं? एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मतलब एनालॉजी समझ रहे हो ना, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मतलब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पता होना चाहिए अगर सेम स्टेटमेंट बनाना है तो, मतलब वो आपको मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, बता डालो। देवम से जानूंगा मैं, देवम बताएगा मुझे। देवम वीडियो ऑन करना। देवम पूरी स्क्रीन तूने ब्लू कर दी है। अब आ गया तो। यस देवम, स्टेट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बताना तो पड़ेगा। देवम ऑप्शन नहीं है तेरे पास। कोई आइडिया नहीं है देवम, कुछ तो होगा। तो फिर ध्यान से सुनना, जब कोई बताता है तो तू रिपीट करेगा। ठीक है, ठीक है, चल हितांशी तू बता दे, देवम उसे रिपीट करेगा। So for an isolated system, the linear momentum remains conserved. बस इतना ही था। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, अब जिसको आइसोलेटेड सिस्टम याद ना हो, हितांशी ने तो वर्ड यूज कर दिया। आज ध्रुवी से पूछो, ध्रुवी आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? क्या लगता है ध्रुवी को आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में? सर मैं बोलूं? देवम की आवाज आई क्या? हाँ। ओके, चल देवम तू बता दे आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, ध्रुवी याद रख लेगी। A system that is not affected by any other systems. अदर सिस्टम एक टर्म यूज करनी जरूरी थी, तूने वो की नहीं है यहाँ पे। चलो तुम दोनों को बताएगी विश्वा फ्रॉम पालड़ी ब्रांच। सर मुझे डाउट था, पर डाउट कैसे आ सकता है? क्वेश्चन पे डाउट नहीं आ सकता, आंसर पे आता है। क्वेश्चन है मेरा तो आइसोलेटेड ये सिस्टम। बता दे। Okay, isolated system is the one in which no exchange of energy takes place. नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं। देवम कुछ हद तक सही भी है तू, पर तूने सिस्टम वर्ड यूज कर लिया, नॉट अफेक्टेड बाय एनी अदर सिस्टम वर्ड जो यूज किया था, उसके अलावा कुछ और बोलता तो सही बैठ जाता। पार्श्व, वेरी गुड कशिश। It is not affected by external force or energy. Yes. जब किसी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो वो वर्ड यूज ना करके आइसोलेटेड सिस्टम भी बोल दिया जाता है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब नॉट अफेक्टेड बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स, या एक्सटर्नल फोर्स का जीरो। अफेक्टेड वर्ड भी यूज नहीं करेंगे व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। ठीक है, तो या तो आप वो बोलो, या सिर्फ हितांशी ने जैसे शॉर्टकट में निपटाया कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, बात एक ही है। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व। मतलब सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर ही होता है अगर उस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो। ऐसा ही था। और इसको डिफाइन कैसे किया था, देखो मैथमेटिकली कैसे बताते हैं इसे। dp by dt is equals to f, यही होता है मेरा न्यूटन सेकंड लॉ। तो अगर मैं बोलूं कि सिस्टम पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, दैट मींस dp by dt is equals to जीरो, यही हो जाएगा। किसी भी
किसी का डिफरेंशिएशन कब जीरो आता है? डिफरेंशिएशन के रूल्स में विश्वा गोयल, किसी भी टर्म का डिफरेंशिएशन अगर जीरो है दैट मींस वो, या फिजिकल क्वांटिटी बोल लूं, तो आप उसके बारे में क्या बता सकते हो? अगर इसका डिफरेंशिएशन जीरो है तो पी कैसा होना चाहिए? पी कैसा होना? अच्छा एक चीज बता विश्वा, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 5? विश्वा यार ये तो पता होना चाहिए था, ये तो बड़ा अच्छा चीज, डिफरेंशिएशन की बड़ी अच्छी चीज थी ये तो। आर्ची को पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ 5 क्या होता है? सर जीरो कांस्टेंट है। हाँ कांस्टेंट है इसलिए डिफरेंशिएशन जीरो होता है। विश्वा याद आया क्या? विश्वा ऐसा कभी नहीं सीखा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट जीरो होता है? ऐसे 5 हो और d हाँ, बाई वैसा dt तो हो तो हम इसको जीरो लिख देते थे। थर्ड चैप्टर, हाँ हाँ, Yes. डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में सीखा था। अब विश्व ध्यान से सुन, अगर dp बाई dt का डिफरेंशिएशन जीरो है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू जीरो है, तो मैंने जीरो रख दिया, तो अब बता सकती है p क्या होगा? जीरो। और नो, p तो ऐसे जीरो हो सकता है? p जीरो थोड़ी ना, 5 थोड़ी जीरो था, इसका डिफरेंशिएशन जीरो था। 5 क्या था? कांस्टेंट। हाँ, तो अगर dp बाई dt का डिफरेंशिएशन जीरो है तो p क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट। समझी ना? तो यहां पर हम बोलते थे कि when there is no external force is acting on the system, that means for an isolated system the total linear momentum of this system will remain conserved। मतलब p का वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट। इनिशियल p is equals to फाइनल p। याद आ गया? अब एग्जैक्ट सेम चीज मुझे बनानी है रोटेशनल मोशन में, जहां पर मैंने पढ़ा टाउ इज इक्वल्स टू dl बाई dt। तो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इधर किसका वैल्यू जीरो होगा? एक्सटर्नल, उधर फोर्स जीरो था, इधर कौन जीरो हो जाएगा? एक्सटर्नल टॉर्क। अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है दैट मींस dl बाई dt भी जीरो होगा। दैट मींस L क्या होगा? कांस्टेंट। ये समझ में आ रहा है कि गया सर के ऊपर से? ऐसा कुछ हाई फाई तो नहीं चला गया ना? तो बेसिकली दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम देन द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व या कांस्टेंट। एक ही बात है, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। मैं बार बार आपको क्यों इस चीज पर जोर दे रहा हूं, क्योंकि अगर चैप्टर 5 की वो सब चीजें क्लियर है तो आपको ये सब रट्टा मारने की जरूरत नहीं, सिर्फ टर्म्स को एक्सचेंज करना है। लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम, फोर्स की जगह टॉर्क, बाकी डिट्टो एज इट इज। समझ में आया क्या? ओके, ऐसा कुछ आपको अपने पेज नंबर 41 में पॉइंट नंबर 8 और 7 में मिल जाएगा। ऐसे अगर अलग अलग सिस्टम का एंगुलर मोमेंट, अलग अलग एक सिस्टम के अलग अलग पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकाल के टोटल सम कर देंगे तो टोटल एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। वो सब आपको पॉइंट नंबर 7 और 8 में दिया हुआ है। पूरा देख लो पॉइंट नंबर 7 और 8। कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज आपका सेशन होता है समाप्त, कंप्लीट, ओवर। एक बात पूरे सेशन 7-8 पॉइंट भी देख लो, पूरे सेशन का ओवरव्यू ले लो। इस सेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टॉर्क, जो फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है।
दूसरा relationship between L and tau, which is nothing but Newton's second law in rotational motion, and the third one is conservation of angular momentum. ये आपको काम आएगा 7.6 के लिए, क्योंकि जैसे लीनियर मोमेंटम के कंजर्व होने पर कुछ एप्लीकेशंस थे, वैसे ही एप्लीकेशन एंगुलर मोमेंटम के कंजर्व होने पर भी आते हैं. वो बैले डांसर वाला आता है, आएगा. विश्वा को कोई डाउट है? पालड़ी, आपका एंड्रेस है. हाँ सर, वो डाउट मेरा क्वेश्चन 14 में था सर. उसमें आंसर में सबकी साइंस अपोजिट आ रही है. ऐसा सबके साथ हुआ? मतलब मेरे साथ. नहीं, मैं विश्वा, ऐसा हो सकता है ना, बाकियों के भी रॉन्ग ऐसे आ रहे हो. किसी ने बोला नहीं, सबको नंबर देख के खुशी हो गई, चलो नंबर तो मैच करके आप साइन बाढ़ में जाए. ऐसा भी हो जाता है, पर आंसर रॉन्ग ही माना जाता है. ठीक है भाई, ढूंढते कहा गया पेज में. ये भी प्रॉब्लम है यार, पेजेस ही नहीं मिलते. ये यहाँ पे था 7. जिसको डाउट नहीं है वो अपना वो रीडिंग वाला पार्ट कंटिन्यू रखे, और जिसको डाउट है वो इधर देख लो. 7 3 -5 1 -1 +1, ये लिखा था विश्वा. यस सर. अब विश्वा, इसमें सबसे पहले मैं लिखता हूँ आई कैप, फिर ब्रैकेट में आई वाली लाइन को छोड़ दूं तो 3 × 1 -1 × -5, which is nothing but 5, माइनस j कैप. j वाली लाइन छोड़ दी जाए तो 7 × 1 7, -+5, ये आया था. यस सर. प्लस k कैप, k वाली लाइन छोड़ दो तो 7 × -1 is -7, -3. यार आंसर साइन तो मेरे भी अपोजिट आ रहे, बाकी सब कैसे बोल रहे हो, उनके आ रहे. 3 -5 is -2 i कैप. कुछ गलती की है सर, आपने उल्टा लिखा हुआ है. R×F. अच्छा, ओके, ये माय बैड. मैंने यहाँ पे R×F लिखा है, तो पहले मुझे R का वेक्टर लिखना पड़ेगा, मतलब 1 -1 1, एंड देन F का वेक्टर लिखना पड़ेगा, F 3 एंड -5, तब सही आ जाएगा. हाँ सर, मैंने भी ऐसा ही किया है. अच्छा, इससे गलती नहीं, इससे आप सीख लो. क्या R×F को आपको F×R के बराबर लिखना होता था तो माइनस साइन लगाना पड़ता है, बिकॉज डायरेक्शन अपोजिट होते. A×B इज नॉट इक्वल टू B×A. याद है क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी? आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने R×F की जगह F×R किया, सबके साइन कैसे आए? अपोजिट. समझ में आया? दिस इज द डिफरेंस. तो ये मत कीजिएगा, मैंने F×R कर दिया है, R×F करना था. विश्वा क्लियर है? यस सर. ओके, अच्छी बात है भाई. इस गलती से सीख सकते हो आप क्या रिजल्ट आएगा अगर आप उल्टा करोगे तो. किसी को कोई डाउट पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8 में? यस आर्ची. सर है ना, मुझे 4th में सिर्फ एक स्टेटमेंट में थोड़ा डाउट हो रहा है. मतलब टॉर्क इज पॉजिटिव जब वो एंटी क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव. कहां पर? पॉइंट नंबर 4 39 पेज नंबर. मैं वेट कर रहा था कोई पूछ ले, किसी ने पूछा ही नहीं, मैं बताया ही नहीं, क्योंकि बेसिकली वो न्यूमेरिकल का पार्ट होता है. देखिए, जरूरी नहीं है आपको उसको याद रखना है, बट ऐसा कन्वेंशनली बोला जाता है. देखो, R×F करोगे तो थंब ऊपर आया, तो डेफिनेटली F×R करने पर थंब नीचे आएगा. तो एक वक्त हो सकता है, जैसे कि देखो, ये पेन देखो, इस पेन को मैंने इस साइड से पिवट कर दिया, फिक्स कर दिया. अब अगर मैं फोर्स नीचे की तरफ लगाऊं तो ये पेन ऐसे घूमेगा, या आपके अकॉर्डिंगली क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? आज की घड़ी तो देखनी पड़ेगा. एंटी क्लॉकवाइज सर. एंटी क्लॉकवाइज इसको बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज. बट अगर ये फोर्स ऊपर लग रहा होता तो फिर कैसा हो जाता ये मोशन? क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज सर. क्लॉकवाइज.
तो अब क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है तो किसी एक को तो माइनस साइन लेना पड़ेगा, तो वहां पर उन्होंने एंटी क्लॉकवाइज को क्या माना है, पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज को क्या माना है, ओके, एंड मतलब ऐसे अज्यूम कर लिया, अज्यूम नहीं किया हुआ है। अगर ये पॉजिटिव एक्स था तो ये माइनस एक्स होता ही था। दिस इज नॉट आर अजम्पशन, दिस इज कन्वेंशन कि अगर ये पॉजिटिव एक्स है तो इससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव एक्स होगा। यस सर। इन सिमिलर मैनर अगर आप टॉर्क क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव मानोगे तो फिर एंटी क्लॉकवाइज को आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा, डायरेक्शन अपोजिट है। एंड वाइस वर्सा, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हो तो क्लॉकवाइज को आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा। समझ में आया? यस। तो दिस इज जस्ट साइन कन्वेंशन जो पहले से दे दी है, आप एज इट इज याद रख सकते हो। उल्टे करोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं, पर कोई एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव, दोनों सेम साइन के नहीं हो सकते, बिकॉज टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी नॉट स्केलर। समझ में आया क्या? ओके, कर दे कंप्लीट। 7.3 सेशन इज कंप्लीट। अब 7.4 सेशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास से। आपका नेक्स्ट क्लास में टेस्ट है 7.123 का एमसीक्यू टेस्ट। एक सेशन का रखने में कोई मजा नहीं आता, क्वेश्चन ही नहीं मिलते। तो 3 सेशन के एमसीक्यू टेस्ट है जो कि आपका ट्यूसडे को आएगा। अगेन 45 मिनट्स जो बचेंगे उस 45 मिनट्स में हम 7.4 सेशन स्टार्ट करेंगे। तो होपफुली आपका जो 2 क्लास है उसमें आपका बिफोर दिवाली ब्रेक 7.4 सेशन भी कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, इसका जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है उसका हो सकता है आपको वीडियो लेक्चर्स बना के दे दिए जाए। पूरे चैप्टर 7 में अगर सबसे अच्छे न्यूमेरिकल्स है जहां दिमाग लगाना पड़ता है तो वो 7.4 सेशन के, बाकी सब फॉर्मूले बेस्ड है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बट जो दिमाग लगाने वाले अच्छे लेवल के वो 7.4 वाले न्यूमेरिकल्स है। सब सॉल्व एग्जांपल में, इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल में मिल जाएगा, एक आध दो को छोड़ के। बट इट्स चैलेंजिंग कि वहां से भी समझ में आए खुद से, तो हम उस पर मेहनत करेंगे थोड़े बहुत। अभी तक क्लियर है तो बाय बाय।